हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती क्या है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए या फिर उसके अध्ययन के लिए जो कुछ दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेस हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आदर्शवाद। तो आदर्शवादी सिद्धांत होता क्या है? ये होता है आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध, भूख, असमानता, तानाशाही, शक्ति, दबाव तथा हिंसा को समाप्त करने के पक्ष में है। शिक्षा, तर्क तथा विज्ञान के द्वारा इन बुराइयों से मुक्त विश्व की स्थापना को संभावना मानता है। मतलब कि ये शिक्षा के द्वारा, तर्क तथा विज्ञान के द्वारा ये जितनी भी बुराइयां हैं उनको विश्व से मुक्त किया जा सकता है। बर्टन रसल ये आदर्शवादी सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनके अनुसार मानव युवकों से भरपूर एक विश्व का निर्माण मानव शक्ति से प्राप्ति के लिए असंभव नहीं है। अर्थात हम मानव शक्ति के द्वारा ही विश्व में शांति, प्रसन्नता हम स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। 1919 से 1924 में अमेरिका के जो 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, वो आदर्शवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। उन्होंने 1918 में 14 बिंदु दिए, जिसमें कि उन्होंने आदर्शवाद का बहुत अत्यधिक व्याख्या किया, जिससे कि 1919 में होने वाला पेरिस शांति सम्मेलन में काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि आपसी संबंधों में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को मानकर राज्य न केवल अपना विकास कर सकते हैं, बल्कि यह विश्व में से युद्ध, असमानता, हिंसा तथा शक्ति को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आगे एक हम परिभाषा देखेंगे जो कि कोलंबस तथा वुल्फ ने कहा था। इनके अनुसार आदर्शवादियों के लिए राजनीति एक अच्छी सरकार की कला है, ना कि संभावित सरकार की कला। राजनीतिक व्यक्ति वह नहीं करता जो संभव होता है, बल्कि वह करता है जो अच्छा होता है। वह अपने सहमांगों को आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अच्छा जीवन तथा सम्मान प्रदान करवाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजनीतिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि जो भी संभव हो वो काम कर लो, और ऐसा हो सकता है कि कुछ काम संभव हो वो करे तो लोगों पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़े, वो सबके लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए जो आदर्शवादी जो व्यक्ति हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति के द्वारा सिर्फ हम अच्छा काम करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा तथा परोपकारी है तथा वह परोपकार कर सकता है। मतलब कि मनुष्य को हमेशा नैतिकता की तरह देखा जा रहा है, उसे ये माना जा रहा है कि मनुष्य सदैव नैतिक कार्य ही करेगा, वो अनैतिक कार्य कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट है मानव कल्याण तथा सभ्यता का विकास सभी व्यक्ति करना चाहते हैं। बुरा मानव स्वभाव बुरे वातावरण तथा बुरी संस्थाओं की उपज होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है युद्ध समाप्त किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। युद्ध की समाप्ति के लिए विश्वव्यापी प्रयत्न की आवश्यकता है। मतलब कि जो आदर्शवादी हैं वो क्या मान रहे हैं कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और युद्ध की समाप्ति के लिए जो पूरा वर्ल्ड है वो एक साथ मिलकर आए ताकि इस युद्ध को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन व्यवस्था तथा प्रवृत्तियों की समाप्ति करनी चाहिए जो युद्ध को बढ़ावा देती हैं। मतलब कि जो आदर्शवादी हैं वो ये मान रहे हैं कि जितनी भी युद्ध को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको हमें समाप्त कर देना चाहिए ताकि विश्व में युद्ध हो ही। अब आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ विचारक हैं, थिंकर्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, बर्टन रसेल, वुडरो विल्सन, हक्सले, विलियम लैड, रिचर्ड कॉबडन, मार्गरेट मीड। ठीक है, वुडरो विल्सन ने 14 सिद्धांत 1918 में किताब लिखी तथा कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 में लिखी। बर्टन रसल की द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी 1912 में लिखी गई। महात्मा गांधी ने लिखी थी द हिंदू 1909 में। इमैनुअल कांट की द परपेचुअल पीस 1795 में लिखी गई थी। नॉर्मन एंजल की द ग्रेट इल्यूजन 1919 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने नॉर्मन एंजल ने कहा था कि जो युद्ध है वो सिर्फ बड़े लोगों के फ़ायदे के लिए है। ठीक है, चाहे बड़े लोग हों या फिर बड़ा देश हो, विकसित देश हो, उनके फ़ायदे की चीज़ है। इसमें छोटे मोटे लोग सिर्फ घसीटे जाते हैं।
अब हम वुड्रो विल्सन के 14 बिंदुओं को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 14 बिंदुओं के वजह से ही क्या होता है कि 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है, क्योंकि उसके पहले आपका पहला विश्व युद्ध हो चुका होता है। अब दूसरे विश्व युद्ध न हो, उसके डर को ख़त्म करने के लिए या फिर ऐसी संस्था स्थापित करने की बात की गई ताकि ऐसा कोई भी युद्ध ना हो और जितने भी देश हैं उनकी जो मांगें हों वो पूरी हो, ठीक है, और देश में पूरे विश्व में शांति बनी रहे। इसके लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए हैं। पहला था, भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप से की जाएं और गुप्त कूटनीति का अवलंबन न किया जाए। मतलब कि जो भी शांति संधियां हों वो प्रत्यक्ष रूप से हो, ना कि गुप्त रूप से। शांति तथा युद्ध दोनों के समय में समुद्र तट सबके लिए स्वतंत्र रहे और वे सबके लिए खुले रहें। जो समुद्र तट हैं वो न केवल युद्ध के समय या फिर न केवल शांति के समय ही खुले रहें, बल्कि दोनों समय खुले रहें ताकि लोग अपना यातायात जारी रख सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में उपस्थित बाधाएं हटा दी जाएं। जितनी भी बाधाएं थीं, चाहे वो टैक्स के द्वारा हो या फिर जितने भी कर लगाए गए थे या फिर जो भी बाधाएं लगाई थीं उनको हटाने की बात की गई। फिर शस्त्रास्त्रों में कमी हो, मतलब कि जितने भी आपके न्यूक्लियर आइटम्स थे, जितने भी शस्त्रास्त्र थे उनको कम करने की बात की गई ताकि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। फिर अधीन लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय हो। उस वक्त क्या था कि बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थी वो बड़े बड़े देशों के अधीन थी, तो उनके हित की बात की थी वुड्रो विल्सन ने। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय राष्ट्र रूस की भूमि छोड़ दें और रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट है, जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे और अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाए। नेक्स्ट है, इसी प्रकार फ्रेंच भूमि भी खाली करके पूर्व स्थिति में पहुंचा दी जाए। अल्सास लोरेन फ्रांस को वापस मिल जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का संशोधन किया जाए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट है, सर्बिया, मोंटेनीग्रो तथा रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्र खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दें और सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त हो। नेक्स्ट है, टर्की के साम्राज्य के विरुद्ध टर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे और शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो और डार्डेन लीज तथा बॉस्फोरस के जलडमरू मध्यों में सभी राष्ट्र के जहाज़ों को यातायात की स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र तक पहुंचाने की सुविधा दी जाए। पहले पोलैंड परतंत्र था। नेक्स्ट है, छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। इन्हीं ये जो 14 पॉइंट्स दिया था वुड्रो विल्सन ने, इन्हीं से प्रभावित होकर के राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में की गई थी ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन राष्ट्रसंघ अपने काम में विफल रहता है क्योंकि उसको बहुत ही कम पावर्स मिले रहते हैं। इसी वजह से नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वॉर होता है जो कि 1939 से 1945 तक चलता है। उसके बाद 1945 में आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उसके बाद से आपका कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, परंतु कोल्ड वॉर बहुत सालों तक चला था। ठीक है, और ये 14 पॉइंट्स आप सभी लोग याद करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।